हेलो एवरीवन। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर विजय प्रकाश और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वायुदाब पेटियां। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी स्थान की मौसमी दशाएं काफ़ी हद तक वायुदाब पर निर्भर करती हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कौन से स्थान पर किस तरह की वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। पृथ्वी पर जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जैसे कि ये वाला जो आपका पार्ट है पृथ्वी का मध्य भाग, हालांकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, परंतु ये जो सेंटर पार्ट है इस पर सूर्य की किरणें वर्ष पर्यंत सीधी पड़ती हैं। इसके कारण यहाँ वर्ष पर्यंत सूर्यताप अधिक मिलता है। और आप सभी ये जानते होंगे कि किसी स्थान पर यदि तापमान ज़्यादा है, ऐसे में वहाँ का वायुदाब कम होता है, और जिस स्थान पर तापमान कम होता है वहाँ पर वायुदाब अधिक पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष पर्यंत सीधी पड़ती हैं, इसलिए इस स्थान पर तापमान वायुदाब ध्रुवों की अपेक्षा भिन्न प्रकार का पाया जाता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और इसी के फलस्वरूप यहाँ पर ताप कम होने के कारण वायुदाब अधिक पाया जाता है, और सेंटर पार्ट पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए उच्च ताप के कारण निम्न वायुदाब पाया जाता है। आगे हम देखेंगे इन दो वायुदाब पेटियों के अलावा और भी बहुत सी वायुदाब पेटियां हैं, परंतु ये जो दो वायुदाब पेटियां हैं जो ध्रुवों पर स्थित है और पृथ्वी के मध्य में स्थित है, इनका सीधा संबंध सूर्य ताप से है। आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन सी वायुदाब पेटियां हैं। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पृथ्वी पर टोटल कितनी वायुदाब पेटियां हैं, तो इनकी संख्या है 7 किस प्रकार है? एक विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, फिर दोनों तरफ उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, फिर उसके ऊपर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी जो कि दोनों तरफ पाई जाती है, उत्तरी गोलार्ध, ये इससे ऊपर का पार्ट उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों ओर समान रूप से इस तरह की वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। और इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 और 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से तापजन्य वायुदाब पेटी कौन सी है, तो वह है भूमध्य रेखा वाली और ध्रुवों वाली। ये 3 वायुदाब पेटियां जो हैं वो तापजन्य हैं। बाकी की वायुदाब पेटियों पे क्यों निम्न वायुदाब और उच्च दाब पाया जाता है, इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पहली वायुदाब पेटी को, जिसका नाम है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इस वायुदाब पेटी पर, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, कि सूर्य की किरणें वर्ष पर्यंत इस क्षेत्र पर सीधी पड़ती हैं। ऐसे में यहाँ वर्ष पर्यंत तापमान ज़्यादा पाया जाता है और निम्न वायुदाब पाया जाता है। साथ ही जैसे ही यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण तापमान में वृद्धि होती है और हवा ऊपर उठती है, हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। ऐसे में यहाँ पर वायु की कमी हो जाती है, इसलिए एक तरह से यहाँ वैक्यूम की स्थिति पैदा हो जाती है। यह हवाएं ऊपर उठकर संवहनीय वर्षा करती हैं। इसी कारण इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। विषुवत रेखीय जो भी देश हैं वहाँ पर बहुत अत्यधिक वर्षा होती है। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हवा चूँकि ऊपर चली जाती है संवहनीय धाराओं के कारण, धरातल के गर्म होने के कारण, ऐसे में यह क्षेत्र शांत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर हवाएं कम पाई जाती हैं, आसान शब्दों में कहें तो इसे डोलड्रम या शांत पेटी कहा जाता है। अब ऐसे में यहाँ निम्न वायुदाब है, दोनों कारण हम देख लिए, तापमान के कारण, और हवाएं इसी तापमान के कारण ऊपर चली गई हैं, इसलिए यहाँ पर इनकी जगह पर धरातल पर
हवाएं चलती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। ये साधारण नियम है, हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। ऐसे में ये हवाएं ऊपर उठकर क्षोभ मंडल की जो सीमा है, क्षोभ सीमा पर पहुंचकर यहाँ पर यह हवाएं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण विक्षेपित हो जाती हैं। साथ ही यहाँ पर ये 25 से 35 डिग्री के बीच में नीचे बैठती है। और कोई भी हवा यदि ऊपर जाएगी तो यहाँ पर हवा का वायु दाब कम हो गया, ऐसे में यहाँ निम्न वायु दाब होगा, जैसा कि भूमध्य रेखा पर हो रहा है। और कोई हवा नीचे गिरेगी, कोई भी वस्तु यदि नीचे गिरती है तो वह दबाव डालती है, भार डालती है। ऐसे में इन क्षेत्रों पर हवाएं नीचे गिरती हैं, इस कारण उच्च वायु दाब पाया जाता है। आगे इसको हम मैप से भी डिस्कस कर लेते हैं। यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, वर्षा होती है, साथ में यहाँ पर ये हवाएं डाइवर्ट होकर के यहाँ नीचे गिरती हैं। और नीचे गिरती है हवाओं के कारण यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायु दाब बनता है, दोनों तरफ उपोष्ण उच्च वायु दाब। और हवाएं यहाँ उच्च दाब होने के कारण और यहाँ पर निम्न वायु दाब होने के कारण हवाएं ऐसे चलती हैं, जिन्हें हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। अब जानने वाली बात है कि इन्हें व्यापारिक पवनें क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में इन्हीं हवाओं के सहारे व्यापार होता था। इन्हीं हवाओं के सहारे जहाज समुद्र में चला करते थे। तो दो पेटियां क्लियर हो चुकी हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, जो कि हवाओं के नीचे गिरने के कारण उत्पन्न हुई है। नीचे गिरती हुई हवा दबाव डालती है, उच्च दाब पैदा करती है, और यहाँ पर ताप के कारण हवाएं ऊपर उठती हैं और ऊपर उठकर डाइवर्ट होकर इधर गिरती है। और इन्हीं को पूरा करने के लिए यहाँ से ये हवाएं व्यापारिक पवनें चलती हैं। अब आते हैं अगली पेटी पर, जो कि निम्न दाब की पेटी है, परंतु यह ताप के कारण उत्पन्न नहीं हुई है। दोनों तरफ निम्न दाब की पेटी है। और यहाँ निम्न दाब का कारण है पृथ्वी की दैनिक गति। पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ पर हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं। और दूसरा कारण है कि ये जो हवाएं यहाँ से नीचे गिरती है, हवाएं डाइवर्ट होती हैं। तो ये जो हवाएं यहाँ से यहाँ चल रही हैं, इन्हें पछुआ पवनें कहते हैं। क्योंकि ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, इसलिए हवाएं यहाँ से यहाँ चल रही हैं। और यहाँ पर कोरियोलिस बल ज़्यादा है, इसलिए ये हवाएं, इनकी डायरेक्शन इस तरफ है। साउथ में यदि हम देखें तो इनका पैटर्न इस तरफ है, इस तरह है। और ये फेरल का नियम भी है। पृथ्वी अगर घूर्णन नहीं करती तो हवाएं ऐसे चलती, परंतु फेरल के नियम के अनुसार पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर विक्षेपित हो जाती है। ऐसा सेम सब पे लागू है। अब हवाएं यहाँ से यहाँ चल रही हैं, इनको पछुआ पवनें कहते हैं, क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। ऐसे में यहाँ से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चल रही है। साथ ही इस पेटी, जो कि 90 डिग्री उत्तर के पास है, यहाँ पर ठंड ज़्यादा पाई जाती है, तापमान कम है। कम होने के कारण वायुदाब उच्च है, क्योंकि ध्रुवों पर वर्ष पर्यंत बर्फ जमी रहती है। वायुदाब उच्च है क्योंकि तापमान कम है। इस कारण भी उच्च वायुदाब होने के कारण हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। और इन हवाओं को ध्रुवीय हवाएं कहते हैं, ध्रुवीय पवनें। वायुदाब के साथ हमें पवनें भी क्लियर करनी हैं। और यहाँ पे इनका ये व्यापारिक पवनों की तरह ध्रुवों से जो निम्न वायुदाब है इस तरफ चलती हैं। निम्न वायुदाब यहाँ हमने देखा था, हवाएं यहाँ नीचे गिरती हैं और यहाँ पर ऊपर उठती हैं। अब हमें देखना है कि यहाँ पर निम्न वायुदाब क्यों था। यहाँ पर निम्न वायुदाब पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं। साथ ही यहाँ से जो गर्म वायु आ रही है और यहाँ से जो ध्रुवों की ठंडी हवा आ रही है, जब तो यह क्षेत्र जो है वो कन्वर्जेंस क्षेत्र है। दो विपरीत वायु राशियाँ, ठंडी
और गर्म, इन दोनों का मिलन स्थल है। ऐसे में यहाँ जब हवाएं मिलती हैं तो ठंडी हवा गर्म हवा को पुश करती है, वाताग्र जैसी स्थिति पैदा होती है। वाताग्र यदि आपने पढ़े होंगे, इस कारण भी हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, और हवाएं जब ऊपर चली जाती हैं तो यहाँ पर सेम इसी तरह वैक्यूम पैदा हो जाता है। केवल फ़र्क है, एक मैकेनिज्म यहाँ अलग है और यहाँ से ठंडी हवाएं चलती हैं। ऐसे में यहाँ पर ऊपर जाने के कारण हवाएं यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो जो 4 पेटियाँ थी, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की दोनों, यहाँ पर ताप के कारण निम्न दाब है, यहाँ पर हवाएं नीचे गिर रही हैं इसलिए उच्च दाब है, और यहाँ पर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण और गर्म और ठंडी हवाओं के मिलन स्थल के कारण ये हवाएं ऊपर जाती हैं, इसलिए निम्न दाब का क्षेत्र पैदा होता है। और यहाँ पर चूँकि तापमान कम है, ध्रुवों पर ठंड काफ़ी रहती है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए इस क्षेत्र पर ताप कम होने के कारण उच्च वायु दाब पाया जाता है। इसे हम इस मेरे द्वारा बनाए गए डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ पर ताप ज़्यादा है, सूर्य का तापमान ज़्यादा मिलता है इस क्षेत्र में। ऐसे में हवाएं ऊपर उठती हैं और ट्रोपोपॉज के पास पहुंचकर विक्षेपित होती हैं और 23.5 से 30 डिग्री के बीच में इस क्षेत्र पर नीचे गिरती हैं। ऐसे में यही पवनें यहाँ से व्यापारिक पवनें बनकर इस स्थान पर हवाओं की आपूर्ति करती हैं, और ये एक साइकिल पूरा चलता रहता है जिसे हैडली सेल कहते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में समान रूप से पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हैडली सेल, और फिर ये हवाएं यहाँ नीचे गिरती हैं तो आधी इधर विक्षेपित हो जाती हैं और आधी इधर विक्षेपित हो जाती हैं, जिसे पछुआ पवनें कहते हैं। अब कुछ और इसी के साथ यहाँ पर जब ये हवाएं यहाँ इक्वेटर से चल रही हैं तो ये हवाएं गर्म हैं, और ये ध्रुवों से चल रही हैं क्योंकि ध्रुवों पर तापमान कम है तो उच्च वायुदाब है। ऐसे में हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो ये दोनों का मिलन स्थल है, गर्म हवा और ठंडी हवा का। तो यहाँ पर हवाएं इस सहारे से ऊपर उठती हैं, साथ ही यहाँ पर अर्थ की रोटेशन के कारण ये हवाएं ऊपर जाती हैं, इसलिए भी यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। ऐसा ही मैकेनिज्म दोनों तरफ होता है और पूरा हवाओं का सर्कुलर चलता रहता है। कहीं भी हवा कम होती है तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाओं की पूर्ति हो जाती है। इस तरह से पूरा अर्थ का एक विंड सर्कुलेशन कंप्लीट रहता है। आगे हम देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि अश्व अक्षांश क्या है, हॉर्स लैटिट्यूड। तो अश्व अक्षांश ये जो उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र था दोनों तरफ, जहाँ पर हवाएं नीचे गिरती हैं, यहाँ पर हवा कम चलती है, शांत वातावरण सा रहता है। ऐसे में जब व्यापारी व्यापार के लिए जाते थे तो वहाँ पर हवा कम होने के कारण इन क्षेत्रों में, इन दोनों क्षेत्रों में हवा कम होने के कारण जहाज आगे नहीं बढ़ पाते थे। ऐसे में वो जो जहाज पर जो घोड़े लदे हुए होते थे अश्व, उनको पानी में डाल देते थे, जिससे कि जहाज हल्का होकर आगे बढ़ पाता था। इसीलिए इन अक्षांशों को, जहाँ पर हवाएं नीचे गिरती हैं, उच्च वायुदाब पाया जाता है, उन क्षेत्रों को अश्व अक्षांश कहते हैं। फिर है जो पछुआ पवने हैं, इनको 40 डिग्री पर और 50 डिग्री पर और 60 डिग्री पर क्या कहा जाता है। 40 डिग्री पर इन्हें गरजती चालीसा कहा जाता है और 50 डिग्री पर इन्हें रोरिंग फोर्टीज प्रचंड पचासा कहा जाता है, और 60 डिग्री पर इन्हें चीखता साठा कहा जाता है, सिंकिंग 60। क्योंकि इन अक्षांशों पर जैसे ही पछुआ पवनें पहुंचती हैं तो इनकी गति काफ़ी तीव्र हो जाती है, स्पेशली दक्षिणी गोलार्ध में, जहाँ पर
भूमि कम है और समुद्र ज़्यादा है, ऐसे में इनके बीच में कोई अवरोधक नहीं है, इसलिए ये 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री पर काफ़ी तीव्र गति से बहती है। और वहाँ इनके लोकल नेम गरजती 40, प्रचंड 50 और चीखता 60, ये इनके लोकल नेम है। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। बिग क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि वाई ऑल द डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं? पश्चिमी भाग में ही मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं? तो इसका कारण वायुदाब पेटियां हैं, पहला कारण। पहला कारण आप वायुदाब पेटियों में अगर आपने गौर किया होगा कि ये जो हवाएं थी व्यापारिक पवनें, जो कि वायुदाब पेटियों के प्रभाव के कारण, क्योंकि यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र था तापमान के कारण और यहाँ पर हवाएं नीचे गिरती हैं, इसलिए उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र था, ऐसे में हवाएं यहाँ चल रही थी। अब जब ये हवाएं यहाँ से उठ करके और नीचे गिरती हैं तो नीचे गिरती हुई हवाएं शुष्क दशाएं उत्पन्न करती हैं और ऊपर उठती हुई हवाएं वर्षा लाती हैं। और इसी कारण यहाँ से उठी हुई हवाएं जब नीचे गिरती हैं मरुस्थलीय क्षेत्र पर तो वहाँ पर शुष्क दशाएं पैदा होती हैं। दूसरा कारण है जब ये व्यापारिक पवनें यहाँ से मॉइस्चर उठाती हैं और पश्चिमी भाग तक जब पहुँचती हैं तो ये शुष्क हो जाती हैं। इसी तरह यहाँ से जब व्यापारिक पवनें इस क्षेत्र में पहुँचती हैं तो यहाँ तो वर्षा खूब होती है, लेकिन पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते कम हो जाती है। तीसरा कारण है कि यहाँ पर बेंगोला, कनारी, हम्बोल्ट या पेरू करंट, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, यह सभी जो भाग हैं मरुस्थल के पश्चिमी भागों में मरुस्थल स्थित है महाद्वीपों के, और इनके किनारों पर ठंडी जलधाराएँ बहती हैं और ये ठंडी जलधाराएँ यहाँ के तापमान को कम कर देती हैं। तापमान कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है, ऐसे में हवाएं यहाँ से बाहर की तरफ चलती हैं और वर्षा नहीं कर पाती। हम इसे इसलिए डिस्कस कर रहे थे क्योंकि ये वायुदाब की पेटियों से इसका एक कारण सीधा सीधा डायरेक्टली लिंक था। दूसरा कारण पर ये व्यापारिक पवनों से भी जुड़ा हुआ था। तो यहाँ से उठी हुई हवाएं जब नीचे गिरती हैं तो वह शुष्क दशाएं उत्पन्न करती हैं, इसीलिए वेस्टर्न पार्ट्स में हमेशा महाद्वीप के मरुस्थल पाए जाते हैं जो जिन क्षेत्रों में ये हवाएं नीचे गिरती हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।